Good morning, friends. Today we are going to learn the first topic of our political science subject. The topic name is Working of the Constitution. जी हाँ दोस्तों, हमारा संविधान हमारी राज्य घटना कैसे काम करती है। एज अ सिटीजन, एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए। इसलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन राज्य घटना कैसे काम करती है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी राज्य घटना लिखी किसने और ये एग्जिस्टेंस में कब आई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ये पारित किया गया या सैंक्शन, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वमत से इसको डिक्लेयर किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हमारे जो महान नेता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका बहुत ही योगदान है। और इसको लिखने के लिए कम से कम सवा दो साल लगे। और जब इसको हमारे पार्लियामेंट में रखा गया सैंक्शन करने के लिए, तो उस दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ा गया, हर एक शब्द को बारीकी से उसको देखा गया, उसका मीनिंग समझा गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता मिली। और तब से लेके अभी तक 71 साल हो गए हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे ही, स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे हैं। और हम 26 जनवरी को हमारा प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। यही कारण है कि ये 26 जनवरी 1950 को मतलब मान्यता मिली थी। इसकी डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसके तहत हमें हमारी सरकार या हमारे जो सिटीजन्स है उनके प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझ में आती है। और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ाने में हमें काम आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल रिलेशंस हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन हो सकते हैं, बाकी कंट्री के साथ जो हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ, ये सारे रिलेशन मेंटेन करने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही योगदान है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद 1950 में जब एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद आज से लेके 70 साल हो गए, 2020 तक काफी सारे रिव्यू होते गए, इसमें अमेंडमेंट होता गया। और इस अमेंडमेंट में जनरली हम इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होता है, तो एक तो डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रांग होना चाहिए, लोकशाही स्ट्रांग होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। लोकशाही क्या होता है? लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से चलाया गया शासन, इसको हम लोकशाही बोलते हैं या डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये स्ट्रांग होने के लिए जो भारत के जितने भी लोग हैं या सिटीजन्स हैं, उनके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है, उनके प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं। और कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए, तो जिसे हमें हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए सभी को, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। यहाँ कोई ऊंच नीच, कोई जाति का नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी एक समान माने जाते हैं, यहाँ कोई जाति भेद नहीं होता है। हमारा जो कंट्री है या भारत देश है, ये धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोगों से चलाया गया शासन, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। जिसके तहत हमें सोशल जस्टिस का ख्याल रखना पड़ता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा सारी चीजें लिखी गई है। जुडिशियल सिस्टम हमारा सेट है। जुडिशियल सिस्टम मतलब अगर किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है या किसी के ऊपर अन्याय होता है, ग्रीवेंसेस है, तो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे इंडिया में, भारत में। वहां जाके न्याय के लिए मतलब आवेदन दे सकते हैं। और इसमें फिर पुलिस स्टेशन है, उसके बाद कोर्ट्स है, हायर कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिससे हम न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। और ये हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव की मतलब जरूरत होती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है या जैसे जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे हम उसमें रिव्यू लाते हैं या अमेंडमेंट लाते हैं। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत हमें सभी को एक सोशल इक्वालिटी मिलती है, सोशल जस्टिस मिलता है, और हमारा जुडिशियल सिस्टम
इंटैक्ट रहता है, ताकि कोई यहाँ किसी के ऊपर अन्याय ना हो। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी शुरू में ही मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी लोकशाही, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से चलाया गया शासन को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकशाही बोलते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसके कुछ फंडामेंटल्स है, जिसमें सबसे पहले डेमोक्रेसी स्ट्रांग तभी होगी जब आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बनेगी। अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसे बनती है? लोगों का सहभाग। सिर्फ बुक के ऊपर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, और एक सर्टन इंटरवल के बाद इलेक्शंस लेने पड़ेंगे, जो हमारे भारत देश में हमें दिखाई देता है। तो हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बनी रहेगी। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग करना है तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना जरूरी है, जिसमें आपको किसी भी धर्म का, किसी भी मतलब राज्य का कोई भी आदमी किसी भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो हमारी इलेक्शन प्रोसेस क्या है? जैसे हमारे एमपीज होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं, वो हमारे चुने हुए ये है लीडर्स है, जो हमारी समस्या, हमारा जो तकलीफें है या हमारा जो वेलफेयर देखने के लिए उनको हमने लीडरशिप दिया है, और वो पार्लियामेंट में जाके हमारा प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके वजह से निचले स्तर से लेके ऊपर तक सारे लोगों को एक समान अधिकार मिलता है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने का। और ये सर्टेन इंटरवल के बाद कोई ना कोई, आपने देखा होगा, इलेक्शंस होता है जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन होता है। पहले एज लिमिट था, एज लिमिट पहले मतलब जब हमारा ब्रिटिश, जब हमारा इंडिपेंडेंस के पहले तो हमें वोट करने का अधिकार नहीं था। जैसे इंडिपेंडेंस मिला, फिर हमें इंडियन सिटीजन को वोट करने का अधिकार मिला। तो राइट टू वोट, ये भी हमारे डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। सभी सिटीजन्स को, सभी भारतीय लोगों को वोट डालने का अधिकार है। पहले इंडिपेंडेंस के पहले बिल्कुल ये अधिकार नहीं था, फिर हमें ये अधिकार मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसमें लिखा है कि इंडियन सिटीजन मेल हो या फीमेल हो, स्त्री या पुरुष हो, वो वोट डाल सकते हैं। और पहले एज था 21 साल तक, जब तक आपका 21 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये कुछ साल तक, 21 साल तक ये एज चलता गया, और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आया है, और हम 18 साल कंप्लीट होने के बाद हम स्त्री हो या पुरुष हो वोट डाल सकते हैं, और अपने पॉलिटिकल जो हमारा सहभाग है, या जिसमें हम लोकशाही में एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, जिसमें हर एक सिटीजन को वोट डालना जरूरी है। अगर हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए तो हमें वोट डालना जरूरी है, ये हमारा राइट्स है। इसलिए डेमोक्रेसी का दूसरा प्रिंसिपल है राइट टू वोट। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब किसी की ये नहीं है, मतलब एक आदमी चुन के चला गया तो वही सारी चीजें जो मनमानी करेगा वो वही चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, हर एक आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो किसी की मनमानी यहाँ चलती है। तो जो सेट रूल्स है उसी हिसाब से उनको कानून मतलब बनाना है या सरकारें चलानी है, और ये किसी की मतलब एक आदमी का ये नहीं है। जैसे बहुत सारे कंट्रियों में आपने देखा होगा, इंग्लैंड जैसे कंट्रियों में, वहाँ राजशाही चलती है, मतलब पुराने जितने राजा थे उनका ही राज चलता जा रहा है। जैसे अभी ब्रिटेन में क्वीन है जो पूरा देश का कारोबार देखती है, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ हमारे जो लीडरशिप है वो लोगों ने चुना गया है, और वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, जैसे पीएम हो गए, बाकी खासदार हो गए, आमदार हो गए, ये सारे चुने हुए हैं और वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने चाहा, लोगों ने चाहा, तो उनको 5 साल के बाद हम चेंज भी कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं है, ये
सभी के हम मतलब हाथ में है और वो एक लोकशाही के तहत चलता है। और चौथा इसका प्रिंसिपल है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन, शासन सही चलना चाहिए। तो कौन से शासन में कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ पैसे का गलत व्यवहार हो रहा है, ये सारी अगर हमें कुछ जानकारी लेनी है तो 2005 में एक कायदा आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत हम किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर कारोबार देखना चाहते हैं या उनका वर्किंग प्रोसेस देखना चाहते हैं या जो भी उसमें टेंडर पास हुआ है, जो खर्चा हुआ है, जो इनकम है, वो अगर देखना चाहते हैं तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम कोई भी अर्जी लेके उस गवर्नमेंट का या उस सरकार का हम लेकर जगह देख सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में लोगों के लिए काफ़ी सारी सुविधा जो दी गई है वो इंटैक्ट है। और इसी के तहत भारत देश आज तक पिछले 70 साल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता आ रहा है और सभी को इक्वली मतलब जस्टिस या इक्वालिटी प्रदान करता है। और इसके तहत आपने देखा होगा कोई जाति भेद, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब कोई नहीं है इंस्टीट्यूट के नज़र में, सारे इक्वल है। और इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा मतलब स्ट्रांग नज़र से देखा जाता है, एक इज्जत से देखा जाता है। और इसीलिए आज तक जितने 70 साल से जो सरकारें आई हैं वो प्रोग्रेस करने में मतलब कामयाब रही है। और हमारा भारतीय संविधान अभी भी एक ऊंचे स्तर पर है।